आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आई लेंस इंडक्शन है, या जिसको हम लोग कहते हैं लेंस फॉर्मेशन। ठीक है, लेंस फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लेंस फॉर्मेशन से पहले आपको थोड़ा सा आई के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो अगर हम किसी भी आई के या ह्यूमन आई की सपोज़ हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमन आई की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, दो चीज़ें होती हैं। कुछ लेयर्स पाए जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इनसाइड द आई होते हैं। ठीक है, तो जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स में एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन करती है। अभी बताएंगे, जैसे कि स्क्लेरा या कॉर्निया। ठीक है, अभी हम बताते हैं कहाँ पे होता है। तो वो होता है जो कि प्रोटेक्शन आई को प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक मिडिल लेयर होती है, या उसको हम लोग न्यूट्रिटिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि आई को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलता है, इसकी मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर से मिलता है। और इनर लेयर होती है जो कि होती है सेंसरी पिगमेंटेड, जहाँ पे रेटिना पाया जाता है। तो ये 3 टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं आई में। और इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर आई के इनसाइड होते हैं, जैसे कि विट्रस चैम्बर होता है, एक्वस विट्रस होता है, मीन्स कि फ्लूइड भरा होता है, वो सब भी कंपोनेंट होते हैं। अब अगर हम लोग आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमने सबसे आउटर मोस्ट पार्ट बताया प्रोटेक्टिव लेयर, तो जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। और स्क्लेरा का पार्ट अगर आप देखें तो आगे का पोर्शन छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ब्लू पार्ट है ये आई का कवर करता है, 5/6 पार्ट कवर करता है। और आगे की साइड में जहाँ पे आपको कॉर्निया दिख रहा है, जहाँ पे कलर नहीं है, ये होता है 1/6 पार्ट। ठीक, तो आपको ये समझना है कि जो स्क्लेरा जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है सबसे ऊपर, जैसे हम अपनी आंखों को देखते हैं तो जो वाइट पार्ट होता है, उस वाइट पार्ट को जो आंखों में वाइट दिखता है वो स्क्लेरा होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो वो कितनी होती है, 5/6 पार्ट। और इसके बाद आगे जो आईबॉल दिखता है, वो जो आईबॉल होता है वहां पे कॉर्निया होता है, वो कितना पार्ट होता है, 1/6 पार्ट। अब इसके बाद तो जो स्क्लेरा होता है उसका काम क्या होता है, वो आई के शेप को मेंटेन करता है, आई के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे हमारी आंखें इधर उधर होती हैं तो क्या होता है, आई के शेप और मूवमेंट को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद अब सेकेंड लेयर जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये होती है कोरोइड। ये होती है कोरोइड। और कोरोइड का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। आई को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, तो आई को न्यूट्रिशन कौन देता है, मिडिल लेयर देती है जो कि रेड कलर की आपको दिख रही है। और ये क्या होती है, न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है आई को। इसके बाद तो जो ये लेयर होती है, न्यूट्रिटिव पार्ट वाली लेयर जो होती है, ये आगे चल के यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस। जैसे कि हमें लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें तुरंत बंद होती हैं, तो वो सब स्पॉन्टेनियस फंक्शन कैसे होता है, ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये आइरिस वगैरह काम करते हैं। और इसके बाद और यहाँ पे एक अंदर की तरफ जो येलो कलर की आपको दिख रही है लेयर, ये होती है सेंसरी पिगमेंटेड लेयर, जहाँ पे होता है रेटिना। और आपको पता है कि हमें विज़न रेटिना से, मतलब रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तभी विज़न आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको ये कुछ चैम्बर जैसा दिख रहा है, ये होता है विट्रस चैम्बर, और इसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा होता है, मीन्स कि एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है, तो ये आईबॉल वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक लेंस दिख रहा है, ये क्या है, ये लेंस है। और ये लेंस का जो मतलब अटैचमेंट है वो सेंसरी लिगामेंट्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ, ये देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट दिया हुआ है, या जिसको हम लोग जोन्यूल भी बोलते हैं, जोन्यूल्स। ठीक है, जोन्यूल्स भी बोलते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि लेंस को यहाँ पे बीच में ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से गैप वाली जगह है, तो यहाँ पे लिगामेंट्स के थ्रू ही इसको एकदम सेंटर में रखा जाएगा।
इसके बाद जो कॉर्निया के और लेंस के बीच में एक जगह होती है जहाँ पे विट्रस ह्यूमर नहीं होता, यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर, जिसको हम लोग एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जिसमें होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब तो ये आई का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद अंदर की तरफ जो ये येलो वाला देखेंगे, ये होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। ये भी 2 लेयर से मिलके बना होता है। इसमें एक हाईली पिगमेंटेड लेयर होती है और एक न्यूरल लेयर होती है। तो आप ये समझिए कि जो रेटिना होता है, रेटिना में भी 2 पार्ट होते हैं रेटिना की लेयर में। अगर आप रेटिना को देखें तो एक ब्लैक, आप अंदर इसको समझ सकते हैं कि एक हाईली पिगमेंटेड, तो रेटिना की 2 लेयर होती है। एक होती है हाईली पिगमेंटेड और दूसरी होती है न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर में क्या होते हैं? न्यूरल लेयर में जैसे कि रॉड सुना होगा आपने, कोन्स, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और हाईली पिगमेंटेड लेयर में रॉड और कोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो हाईली पिगमेंटेड होने की वजह क्या है? वजह यह है कि रेटिना पे लाइट पड़ती है और फिर वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रोकेमिकल में चेंज होकर ब्रेन तक जाती है, मीन्स कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तो जब कोई लाइट किसी एक, सपोज कि एक ये सेल है और एक ये सेल है, ये सेल पिगमेंटेड सेल है और ये वाइट सेल है, तो पिगमेंटेड सेल लाइट को ज़्यादा परसीव करेगी और वाइट सेल लाइट को कम परसीव करेगी। तो इसीलिए रेटिना की जो, जिसको हम लोग ये जो रेटिना का पार्ट है जिसको हम लोग पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? सेंसरी पिगमेंटेड लेयर होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सपोज कि जो पिगमेंटेड लेयर है वो लाइट को परसीव करने में, वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। इसलिए रेटिना में एक पिगमेंटेड लेयर, हाईली पिगमेंटेड लेयर होती है, और जो रॉड और कोन सेल्स तो होते ही हैं। वो कहाँ, रेटिना का मेन पार्ट, वो किस तरह से एनर्जी को ट्रांसमिशन करते हैं वो हम अभी आगे बताएंगे। ठीक, तो इतना यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था कि बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एक आउटर लेयर होती है स्क्लेरा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आई को मूवमेंट शेप देती है। फिर इसके बाद कोर्लोइड लेयर होती है जो कि आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जैसे, और हाईली वेस्कुलर होती है ये वाली लेयर, जैसे कि ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन मिलना, ब्लड वेसल्स होना, ये सारी कहाँ पे होती है? कोर्लोइड, जो ये कोरोइड लेयर होती है यहाँ पे होती है। अब इसके बाद, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये किस तरह से काम, अगर हम इसके, सपोज कि हम इसके इस स्ट्रक्चर को कट करके देखते हैं, ठीक है, इसके इस स्ट्रक्चर को कट करके देखते हैं तो कुछ हमें ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये बाहर की तरफ मान लीजिए स्क्लेरा होगा, ठीक, ये बाहर की तरफ स्क्लेरा होगा। इसके बाद कौन सी लेयर होगी? कोरोइड लेयर होगी, और इसके बाद ये रेटिना होगा। रेटिना में भी क्या है कि रेटिना में एक हाईली पिगमेंटेड होती है और एक लेयर होती है जो कि, सपोज कि यहाँ पे एक पिगमेंटेड लेयर है और इसके बाद यहाँ पे एक और लेयर है जहाँ पे पाए जाते हैं रॉड्स एंड कोन। और तो उसको बोला जाता है, जहाँ पे रॉड्स एंड बाइपोलर सेल्स भी कुछ पाए जाते हैं, इन लेयर को बोला जाता है न्यूरल लेयर। तो रेटिना पे क्या होते हैं? 2 टाइप के लेयर होते हैं। रेटिना 2 टाइप के लेयर से मिलके बना होता है। एक हाईली पिगमेंटेड लेयर होती है और एक न्यूरल लेयर होती है। न्यूरल लेयर में क्या पाया जाता है? रॉड, कोन्स, बाइपोलर सेल्स, ये सारे सेल्स पाए जाते हैं। जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना, कलर को मेजर करना, ये सब काम किसका है? न्यूरल लेयर का काम है कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना, कलर को मेजर करना, ये सारे काम किसके होते हैं? न्यूरल लेयर के होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बेसिकली आई में विज़न कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए रॉड और कोन्स के बारे में आपने सुना होगा, रॉड एंड कोन्स। तो ये क्या करते हैं? रॉड और कोन्स कैसे होते हैं? कोन्स कलर इनमें होता है, और कौन सा कलर आपने ये भी जानते होंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन, मल्टी कलर सेंसेशन होता है किसमें? रॉड, कोन्स में होता है। इसके बाद तो अब ये क्या होता है कि ये जो रॉड और कोन्स होते हैं ये एक तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर से आप शायद मतलब समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ को ट्रांसड्यूस करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि सपोज कि कोई एनर्जी ए है, कोई एनर्जी ए है और इस एनर्जी को एनर्जी बी में चेंज कर देना, एनर्जी बी में चेंज कर देना, तो ये क्या होगा? इसको ट्रांसड्यूसर कहेंगे। और रॉड्स और कोन्स आर ट्रांसड्यूसर। तो ये ट्रांसड्यूसर में करते क्या है? सपोज कि जब लाइट पड़ती है तो लाइट कैसी होती है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, इसको जो रॉड और कोन्स है वो किस में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और अगर आप एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, तो सपोज कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेटिना पे लाइट पड़ी, और रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, रॉड और कोन्स पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में जनरेट कर देते हैं, और इससे होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एक्शन पोटेंशियल जाके बाद में जाके कहाँ पे पहुँचता है, ब्रेन पे, और मीन्स कि आप CNS के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन पर पहुँचता है, और हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट कहाँ पड़ती, लाइट इस तरह से यहाँ से जाते हुए कॉर्निया को क्रॉस करते हुए लेंस से क्रॉस करते हुए रेटिना पे पड़ती है। रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो रेटिना पे लाइट पड़ने के बाद उसको रॉड और कोन्स किस में चेंज कर देते हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्योंकि आई एक क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है आई इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। एक तरीके से ये हाईली सेंसरी ऑर्गन है। आई भी एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब एक आप तरीके से कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, कोई एक अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, ये एक सेंसरी सिस्टम है, और ये क्या है, ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, एक तरीके से ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। तो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है और हमें विजन होने लगता है। तो ये, लेकिन ये सारे प्रोसेस बहुत स्पॉन्टेनियस होते होंगे। तो इस तरह से ये पूरा आई वर्क करता है। आई को हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि आई बाई कॉन्वेक्स होता है। तो बाई कॉन्वेक्स का मतलब, और विद नो इक्वल कॉन्वेक्सिटी, दोनों में कॉन्वेक्सिटी भी इक्वल नहीं होती है। मीन्स कि जैसे अगर हम लोग, अगर आपने कभी आई के कॉन्वेक्सिटी का बात किया हो, और जैसे आपको ये भी पता है कि अक्सर बोला जाता है कि बाइनोकुलेशन विजन होता है, बाइनोकुलर विजन होता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो तो ये होता है कि ब्रेन हमारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, लेफ्ट और राइट को, और इसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से परसीव करता है चीज़ों को सेम लाइट में। मतलब कि ब्रेन में कैलकुलेशन पावर होती है कि वो लेफ्ट और राइट को परसीव करके सेम डिस्टेंस पे, नहीं तो हमें कोई एक चीज़, अगर हमारे आँखों के विज़न अलग अलग हों तो क्या हो कि हमें एक चीज़, एक आँख से कोई चीज़ पास दिख रही, दूसरी आँख से वही चीज़ दूर दिख रही, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कैलकुलेट कर पाता है लेफ्ट राइट डिस्टेंस को, और उसके अकॉर्डिंग वो सेम लाइट में सेम चीज़ को परसीव कराने की कोशिश करता है। इसी को हम लोग बाइनोकुलर विजन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो लेंस होता है उसमें क्या होता है कि वो बाई कॉन्वेक्सिटी शो करता है, मीन्स कि उसमें इक्वल कॉन्वेक्सिटी नहीं होती। अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। तो बाई कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज कि ये आई बॉल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर कर्वेचर होता है इस तरह का, एंटीरियर कर्वेचर इस तरह का दिखेगा, और पोस्टीरियर कर्वेचर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसी को बाई कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, या फिर इक्वल मतलब ये कॉन्वेक्सिटी नहीं होती है। तो ये, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये सपोज आई का एंटीरियर पोर्शन है। अब मान लीजिए, और इधर अंदर आपको पता है रेटिना है, ठीक है, रेटिना पे ही जब तक लाइट पड़ेगी तभी ट्रांसमिशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब क्या होता है कि अगर हम लोग इस वाले सर्कल को खींचें, ठीक है, इस वाले सर्कल को खींचें तो ये हमें ऐसा सर्कल मिलेगा। इस स्ट्रक्चर का रीज़न क्या है, जब हम इस वाले सर्कल को खींचेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की तरफ तो हमें छोटा सर्कल मिल रहा है, लेकिन अंदर की तरफ सर्कल बड़ा मिल रहा है इस स्ट्रक्चर की वजह से, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर की वजह से। तो इससे क्या होता है कि रेटिना पे लाइट बहुत अच्छे से पड़ पाती है, इसीलिए लेंस कैसा होता है, जो बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक, अब इसके बाद तो ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेंस क्या होता है, लेंस एक तरीके से प्रोटीन पार्ट का बना होता है, कुछ क्रिस्टलाइन प्रोटीन लेंस में पाए जाते हैं, और लेंस एक हमारी पूरी आई में एक लेंस ही ऐसा है जो कि डीजेनरेट होता है, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। एजिंग के साथ लोगों को विज़न कम हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लेंस में एक प्रोटीन पाई जाती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं डी, जैसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, डीजेनरेशन होने लगता है, और जब वो प्रोटीन डीजेनरेट होने लगते हैं तो विज़न कम आ जाता है। अब अगर हम लोग विज़न की बात करें, तो अगर पावर की बात करें, अगर हम लोग फोकल जो पावर होता है, हम लोग को जो देखने की कैपेसिटी होती है, तो पूरे होल जो आई बॉल हमें दिखता है, जो हमारा आई बॉल दिखता है, उसका जो मीन्स की टोटल कितनी पावर होती है,
60 डायोप्टर होती है। 60 डायोप्टर होती है। 60 डायोप्टर में से कॉर्निया और लेंस दो चीज़ें होती हैं जो कि पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो कॉर्निया कंट्रीब्यूट करती है वो 43 टू 45 डायोप्टर करती है, और जो लेंस करती है वो 17 टू 15 डायोप्टर का मतलब करती है। अब ये एडजस्टमेंट है कि इतना वेरिएशन चल सकता है, और टोटल ये कितना होता है, 60 होता है। तो ज़्यादातर पावर कौन डिसाइड करता है, कॉर्निया डिसाइड करती, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डायोप्टर इन्वॉल्वमेंट है। और लेंस कितना, 17 टू 50 डायोप्टर का। लेकिन लेंस का अच्छा होना मीन्स लेंस का क्लियर होना, ओपेक ना होना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट तो वहीं से गुजर के अंदर जाएगी ना। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ओल्ड एज होती है तो हमारी आंख में कोई भी पार्ट डीजनरेट नहीं होता एक्सेप्ट लेंस। लेंस में डीजेनरेशन होता है क्योंकि लेंस प्रोटीन का बन के मिल के बना होता है, और किसी कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है प्रॉब्लम ये इस तरह का कि लेंस कोई किसी का बर्थ से ही खराब है, या और ज़्यादातर तो एजिंग के प्रोसेस में लेंस की प्रोटीन डीजनरेट हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि आपने कैटरेक्ट सुना होगा, है ना, कैटरेक्ट सुना, तो कैटरेक्ट कैसे, लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ओपेक हो जाता है लेंस। और जब लेंस ओपेक हो जाएगा, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि लेंस में पाई जाने वाली प्रोटीन डीजेनरेट हो गई है। जब वो प्रोटीन डीजेनरेट होंगी तो लेंस में अब लाइट पड़ेगी, तो लेंस क्योंकि ओपेक नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में पर्सन को लाइट अच्छे से पड़ेगी नहीं तो उसको विजन नहीं आएगा। जबकि कॉर्निया तो पार्टिसिपेट कर रहा है 40 टू 45 डायोप्टर, और लेंस सिर्फ इतना ही कर रहा है, लेकिन फिर भी विजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब कुछ पर्सन को कैटरेक्ट होता है, तो कैटरेक्ट होता है तो उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो अपना लेंस रिमूव करा दें। तो लेंस अगर रिमूव करा देंगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट कम से कम उनको इतना वाला तो विजन अच्छे से दिखा, लाइट रेटिना पे अच्छे से पड़ेगी, क्योंकि लेंस की वजह से लाइट नहीं अच्छे से पड़ पा रही थी तो लेंस हटा दिया गया। एक ऑप्शन ये होता है कि जो लोग ऑपरेशन कराते हैं, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो लोग कैटरेक्ट को ऑपरेट कराते हैं, या तो वो अपना लेंस को रिमूव करा देते हैं, या तो फिर आर्टिफिशियल लेंस लगवाते हैं। और वो आर्टिफिशियल लेंस कितने डायोप्टर का होना चाहिए, 15 टू 17। तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, बोलते हैं अरे हमने ऑपरेशन कराया, हमारी आंख बिल्कुल सही होगी, हमको तो बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि उनका जो आर्टिफिशियल लेंस है वो उनको ये प्रोवाइड करा दे रहा है, ये वाला डायोप्टर, और ये तो डायोप्टर ऑलरेडी है उनकी आंख में, तो उनको एज इट इज पहले जैसा दिखने लगता है। कुछ लोगों को होता है थोड़ा कम हो जाता है, बोलते कम हो गया थोड़ा सा, तो क्योंकि उनका लेंस हटा दिया गया है, तो अब जितना कॉर्निया कंट्रीब्यूट कर पा रही है उतना डायोप्टर वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा विजन होता है। और ये कैटरेक्ट क्या होती है, लेंस में डीजेनरेशन प्रोटीन का हो जाता है, इस वजह से कैटरेक्ट होता है। तो कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए या तो लेंस को रिमूव कर दीजिए या फिर आर्टिफिशियल लेंस लगा दीजिए। तो इस तरह से पूरा हमें विजन होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं तो बेसिकली जो आई का फॉर्मेशन होता है, आई के फॉर्मेशन में आई जो बनती है, डेवलपमेंट होती है, वो 90% एक्टोडर्म से बनती है, और 10% मीजोडर्म टिश्यूज का यूज होता है। अब आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी बॉडी पार्ट को बनाने में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो आई का स्ट्रक्चर होता है वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एक्टोडर्म का होता है। और आई विजन कैसे करती है, एक तरीके से आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, लाइट ऑप्टिकल को परसीव करती, सेंस करती है, और फिर इसके बाद वो लाइट को परसीव करने के बाद वो देख पाती, क्योंकि रेटिना जो इस पर न्यूरल लेयर है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रोकेमिकल में, और ट्रांसमिशन होता है, डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से लाइट में विजन होता है। अब इसके बाद लेंस का इंडक्शन कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से ही पूरे बॉडी के पार्ट बने, और आई का मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी एक्टोडर्म से बना है, स्किन भी हमारी एक्टोडर्म से बनी है। तो जब नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जब न्यूरलेशन होता है, जब न्यूरल ट्यूब बनने लगता है, न्यूरल ट्यूब आगे चल के क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाएगा। वो बनता किससे, वो बनता है एक्टोडर्म से। न्यूरल ट्यूब किससे बनता है, एक्टोडर्म से।
तो 3 जर्म लेयर में से जो न्यूरल ट्यूब जो कि आगे चल के नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड ये सब बनाएगा, वो सब किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। अब ये न्यूरल ट्यूब बना तो न्यूरल ट्यूब में एक एंटीरियर पोर्शन होता है और एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। पोस्टीरियर पोर्शन तो आगे चल के बनाने वाला है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो बनाता है हेड, और हेड में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि भाई आंखें हमारी कहाँ हैं? हेड में ही हैं, ठीक है, हेड के पोर्शन में ही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पैक6, नॉगिन 6-3, ये सब मिलके एक आई फील्ड को जनरेट करते हैं। मीन्स कि आई भी तो हेड में एक स्पेसिफिक एरिया पे है ना, ऐसा तो नहीं कि आई कहीं भी बन जाएगी हेड में। लेकिन अभी कुछ हम लोग म्यूटेशन केस देखेंगे तो बताएंगे कि कहीं भी बन सकती थी आई। लेकिन फिर भी क्या है, स्पेशलाइज्ड जगह पे, एक सर्टेन जगह पे आई है, लेकिन कहाँ है? हेड, है ना, हेड एक्टोडर्म से बनी हुई है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर्स सीक्वेंशियल इवेंट, तो ज़्यादातर डेवलपमेंटल प्रोसेस में सीक्वेंशियल इवेंट चलते, तो यहाँ भी चल रहा है। वेयर बाई एंटीरियर न्यूरल प्लेट सिग्नल द एंटीरियर एक्टोडर्म टू द प्रमोट सिक्रीशन ऑफ पैक6। एक फैक्टर होता है पैक6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस के इंडक्शन के लिए। तो एंटीरियर न्यूरल प्लेट क्या करती है? एंटीरियर न्यूरल प्लेट सिग्नल्स द एंटीरियर एक्टोडर्म टू प्रमोट सिक्रीशन ऑफ पैक6। पैक6 का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंस इंडक्शन के लिए, जो कि एंटीरियर एक्टोडर्म, जिससे कि जो, क्योंकि एक्टोडर्म से ही आई बनने वाली है, और जब पैक6 बनने लगता है तो जो एंटीरियर एक्टोडर्म है वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है ऑप्टिक वेसिकल्स के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है एक्टोडर्म, दूसरा आ रहा है ऑप्टिक वेसिकल्स। अभी आप आगे इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो पैक6 क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेड एक्टोडर्म में, या जो कि कॉम्पिटेंट फैक्टर की तरह काम करता है। तो अभी आप शायद इसको नहीं समझ पाएंगे, अभी हम लोग आगे बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते कि किसी भी लेंस इंडक्शन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस बनता कैसे है? आउटर स्किन से बनता है, या हम लोग कह सकते हैं एक्टोडर्म ऑफ हेड। और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस इंडक्शन के लिए, एक होता है ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन, दूसरा होता है लेंस प्लेकॉर्ड का फॉर्मेशन। ये दो चीज़ पहले बनती है और इन दो चीज़ों के इंटरेक्शन से लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आपको एकदम याद कर लेनी है कि किसी भी लेंस फॉर्मेशन में दो चीज़ें पहले बनेंगी, एक बनेगा ऑप्टिक वेसिकल, दूसरा बनेगा लेंस प्लेकॉर्ड, और ये दोनों के इंटरेक्शन से लेंस की फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल थिकनिंग ऑफ हेड सरफेस। हेड सरफेस कहिए या एक्टोडर्म कहिए। हेड सरफेस जो है उसको हम लोग एक्टोडर्म ही तो कहेंगे, और स्किन है। तो सबसे पहले लेंस प्रोजेनाइटर सेल्स जो होती हैं, जैसे जो सेल्स लेंस बनाने वाली हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? लेंस प्रोजेनाइटर सेल्स। तो हेड सरफेस में जो मतलब लेंस प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं वो क्या करती है? लेंस प्लेकॉर्ड बनाती हैं। ठीक, क्या बनाती है? लेंस प्लेकॉर्ड। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लेंस प्लेकॉर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हेड एक्टोडर्म से या फिर एक्टोडर्म से, हेड एक्टोडर्म या हेड सरफेस एक्टोडर्म से क्या हो रहा है कि कुछ लेंस प्रोजेनाइटर सेल्स मिलके क्या बना रही है? लेंस प्लेकॉर्ड बना रही है। लेंस प्लेकॉर्ड मतलब एक ये देखिए चौड़ा सा ऐसा वाइडन स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं लेंस प्लेकॉर्ड। इट एक्सप्रेस लेंस प्लेकॉर्ड आगे चल के क्रिस्टलाइन प्रोटीन को जनरेट करेगा। भाई लेंस में ही तो क्या था? लेंस में ही तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन थी, है ना। तो लेंस आगे चल के ये बनाने वाला है क्रिस्टलाइन प्रोटीन, हेल्प इन मेंटेनिंग द जनरेटिंग लेंस ट्रांसपेरेंसी। और इन क्रिस्टलाइन प्रोटीन की वजह से लेंस में ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है, और जब ये डीजेनरेट हो जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, लेंस ओपेक हो जाता है। ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिक वेसिकल फॉर्म ड्यू टू इवेजिनेशन ऑफ न्यूरल सेल्स। अब हेड एक्टोडर्म में तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हेड एक्टोडर्म में लेंस प्रोजेनाइटर सेल ने क्या बनाया? लेंस प्लेकॉर्ड बनाया, जो कि आगे चल के क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगा। दूसरी तरफ ऑप्टिक वेसिकल बनी ड्यू टू इवेजिनेशन ऑफ न्यूरल सेल्स। कुछ न्यूरल सेल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूरल एक्टोडर्म। तो जो न्यूरल सेल्स होती हैं वो बनाती ऑप्टिक वेसिकल्स। ऑप्टिक वेसिकल्स
फॉर्म ड्यू टू इवेजिनेशन, एक प्रोसेस होता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब कोई चीज अंदर की तरफ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है ना, इस तरह से हो रहा है तो प्रोसेस इन्वेजिनेशन, लेकिन रिवर्स दिख रहा है, यहाँ पर रिवर्स दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया इवेजिनेशन। तो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्म ड्यू टू इवेजिनेशन ऑफ न्यूरल सेल्स दैट एक्सप्रेस PAX663। मतलब कि ये ऑप्टिक वेसिकल बन रही है। ऑप्टिक वेसिकल किसके थ्रू बन रही है, इवेजिनेशन के थ्रू बन रही है, और इनके पास ऑलरेडी क्या पाया जाता है, PAX6 और 63 न्यूरल ट्यूब में पाया जाता है, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब से बन रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था ना कि ये न्यूरल ट्यूब का इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे देखिए पैक्स नॉगिन 6 है, तो यही बात कही गई है कि ऑप्टिक वेसिकल्स जो इवेजिनेशन के थ्रू बन रहा है उसके पास PAX6 63 ये सब प्रेजेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो दो चीजें बन गई, एक बन गया लेंस प्लेकॉर्ड। लेंस प्लेकॉर्ड कैसे बना कि थिकनिंग हुई एक्टोडर्म की, लेंस प्रोजेनाइटर सेल्स की, और लेंस प्लेकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा क्या हुआ, ऑप्टिक वेसिकल कैसे बनी, इवेजिनेशन के थ्रू, जिसके पास ऑलरेडी PAX6 और 63 ये कुछ टाइप के, आप इनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहिए या मॉर्फोजन कहिए, कुछ भी कहिए, ये प्रेजेंट है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ऑप्टिक वेसिकल, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिक वेसिकल, अब ऑप्टिक वेसिकल भी बन गया था, इस तरह से ऑप्टिक वेसिकल भी बन गया और एक लेंस प्लेकॉर्ड बन गया यहाँ पे, इस तरह से। तो जो ऑप्टिक वेसिकल रिलीज फैक्टर लाइक BMP4, तो जो ये ऑप्टिक वेसिकल है वो क्या रिलीज करती थी, वो रिलीज कर रही है BMP4 को। BMP4 क्या होता है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये सब कुछ आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेंगे, किसी प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे। ये सिग्नलिंग में स्मैड सिग्नलिंग होती है, वहाँ पे ये BMP4 इन्वॉल्व होता है। तो जब हम लोग अभी ये स्मैड सिग्नलिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको ये बता देंगे BMP4 के बारे में। तो आप जानिए कि एक स्मैड सिग्नलिंग होती है जहाँ BMP4 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑप्टिक वेसिकल अब क्या रिलीज करती है, BMP4 और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये क्या होता है, FGF8 क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इन हेड एक्टोडर्म लेंस प्लेकॉर्ड विच एक्सप्रेस PAX6। मतलब ऑप्टिक वेसिकल्स अब क्या रिलीज कर रही है, BMP4 को और FGF8 को, और FGF8 और BMP4 को जो एक्सप्रेस कर रही है, कहाँ पे रिलीज कर रही है, रिलीज कर रही है हेड एक्टोडर्म मतलब लेंस प्लेकॉर्ड के पास, और लेंस प्लेकॉर्ड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, PAX6। अब आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि ऑप्टिक वेसिकल्स में ऑलरेडी PAX6 पाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्टिक वेसिकल्स के इंडक्शन के लिए जरूरी है। मतलब कि वहीं पे न्यूरल प्लेट में वहीं पे ऑप्टिक वेसिकल्स बन रहा है जहां पे PAX6 और RX 63 पाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक बार हम आपको दिखा देते हैं, हाँ, कि जैसे ये पाया जा रहा है तो इसमें इस रीजन में PAX6 और 63 है, लेकिन इसको अभी आप भूल जाइए, इस PAX6 को भूल जाइए। अब क्या होता है कि ये ऑप्टिक वेसिकल्स जो है, ये ऑप्टिक वेसिकल्स क्या कर रही है कि ये रिलीज कर रही है BMP4 को, ठीक है, BMP4 को, और रिलीज कर रही है FGF8 को, ठीक है, ये FGF8 को रिलीज कर रही है। ये कहाँ रिलीज करवा रही, लेंस प्लेकॉर्ड के पास, क्योंकि रिलीज करके इसके पास ये फैक्टर भेज रही है। तो और इसके पास क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है PAX6, ये एक्सप्रेस करता है PAX6। इस PAX6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये वाला PAX6 तो सिर्फ ऑप्टिक वेसिकल्स जनरेट हो रही है, वो ऑलरेडी पूरे हेड में पाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो हेड एक्टोडर्म में, जैसे यहाँ पे एंटीरियर न्यूरल जहाँ हेड है वहां पे नॉगिन PAX6 सब पाए जा रहे हैं, तो वो ऑप्टिक वेसिकल्स तक तो ठीक है, लेकिन जब लेंस प्लेकॉर्ड PAX6 मतलब बनाने लगता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या, ऑप्टिक वेसिकल रिलीज फैक्टर लाइक BMP4 FGF8 इन हेड एक्टोडर्म लेंस प्लेकॉर्ड। लेंस प्लेकॉर्ड को हम लोग हेड एक्टोडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं, चाहे एक्टोडर्म कहा जाए, चाहे सरफेस एक्टोडर्म कहा जाए, और चाहे मतलब एक्टोडर्मल लेंस प्लेकॉर्ड कहा जाए, सारी बातें एक ही हैं, ठीक। विच एक्सप्रेस PAX6, ये एक्सप्रेस करता है PAX6। ऑप्टिक वेसिकल हैविंग BMP4 FGF8 इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ SOX2 एंड SOX3, क्योंकि जो ऑप्टिक वेसिकल है वो किस फैक्टर को रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है BMP4 और FGF8 को। ये इंड्यूस करा रहा है फर्दर प्रोडक्शन ऑफ SOX2 और SOX3 को। SOX2 और SOX3 को क्या करा रहा है, इंडक्शन करा रहा है। तो FGF8 और BMP4 का काम क्या है, BMP4 SOX2 को रिलीज करा रहा है
और FGF8 किसको करा रहा है, LMAF एक फैक्टर होता है उसको रिलीज करा रहा है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते कौन, सॉक्स और LMAF, और जो आगे चल के हेल्प करेंगे ऑप्टिक कप को बनाने में। The activation of lens-specific genes such as crystalline and lens produced by the combination of PAX6, SOX2, LMAF in ectoderm। अब कैसे लेंस बन रहा है या लेंस के अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है वो कैसे बन रही है, जब ऑप्टिक वेसिकल ने BMP4 FGF8 को रिलीज किया, जब ये रिलीज हुए तो SOX2 SOX3 बनने लगा। अब PAX6 किसके पास पाया जा रहा है, लेंस प्लेकॉर्ड के पास PAX6 पाया जा रहा है। PAX6 और SOX2 LMF, ये जो LMAF है, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये बनाते हैं लेंस और क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक, SOX2 is produced in head ectoderm in the response to optic vesicles। SOX2 क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल्स प्रोड्यूस कर रही BMP4, और BMP4 प्रोड्यूस करने के बाद ये कहाँ रिलीज करी, लेंस प्लेकॉर्ड के पास। लेंस प्लेकॉर्ड को इंडक्शन करती है और लेंस प्लेकॉर्ड क्या करता है, SOX2 बनाने लगता है। अब कॉम्बिनेशन किसका किसका, PAX6 कहाँ पे, लेंस प्लेकॉर्ड में PAX6 पाया जाता है। SOX2 कैसे रिलीज हुआ, BMP4 के इंडक्शन से रिलीज हुआ, और LMAF, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आगे चल के यही सब लेंस बनाएंगे। तो PAX6 जो लेंस प्लेकॉर्ड में PAX6 पाया जाता है, देखिए हम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि लेंस प्लेकॉर्ड का PAX6 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो PAX6 लेंस प्लेकॉर्ड में पाया जा रहा है, और SOX2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन। किसके डिफरेंशिएशन के लिए, लेंस के डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग, जैसे आपको पता है, जब हम आपको ये बता रहे थे इंडक्शन, तो हमने वहाँ पे बताया था कि इंडक्शन में आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब लेंस इंडक्शन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो इंड्यूसर्स क्या होते हैं, इंड्यूसर्स वो सेल्स होते हैं जो कि किसी भी टिश्यू या सेल्स को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल। रिस्पॉन्डर क्या होते हैं, वो सेल्स जो कि उन सिग्नल्स के द्वारा अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो कि इंड्यूस्ड किए जाते हैं। तो इंड्यूसर सेल्स और टिश्यू दैट प्रोड्यूस सिग्नल, रिस्पॉन्डर सेल और टिश्यू बीइंग इंड्यूस्ड। एक टिश्यू है, ये कोई फैक्टर रिलीज कर रहा है और ये दूसरे टिश्यू को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। अब ये टिश्यू क्या हो रहा है, ये इंड्यूसर है, ये रिस्पॉन्डर है। ये रिस्पॉन्डर तब रिस्पॉन्स करेगा जब इसके पास कॉम्पिटेंस होगा। जैसा हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपकी कैपेसिटी 5 किलोमीटर दौड़ने की है, और हम आपसे कह रहे हैं कि आप 5 किलोमीटर दौड़िए तो आप दौड़ लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप 10 किलोमीटर दौड़िए तो आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है 10 किलोमीटर दौड़ने की, तो कैसे दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो किसी भी कोई भी टिश्यू दूसरे टिश्यू को इंड्यूस करता है तो उसके पास एक कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है, तभी वो रिस्पॉन्ड कर सकता है इसके दिए गए सिग्नल को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको हम लोग आई के इंडक्शन में कोरिलेट करते हैं। ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस लेंस प्लेकॉर्ड, ऑप्टिक वेसिकल लेंस प्लेकॉर्ड को इंड्यूस करती है, कैसे, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल क्या रिलीज कर रही थी, BMP4 और FGF8 ये रिलीज कर रहे हैं। ये इंड्यूसर की तरह, ऑप्टिक वेसिकल्स ये रिलीज करके लेंस प्लेकॉर्ड को क्या करते हैं, लेंस प्लेकॉर्ड को इंड्यूस करते हैं। तो लेंस, तो ऑप्टिक वेसिकल क्या हो गया, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो ऑप्टिक वेसिकल क्या हो गया, इंड्यूसर हो गया। और लेंस प्लेकॉर्ड क्योंकि रिस्पॉन्ड कर रहा है इन फैक्टर्स को, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्डर की तरह। क्योंकि SOX2 कहाँ बन रहा था, SOX2 बन रहा था लेंस प्लेकॉर्ड में बन रहा था। तो लेंस प्लेकॉर्ड SOX2 कब बना रहा था, जब वो BMP के थ्रू क्या कराया जा रहा था, इंड्यूस किया जा रहा था। तो ऑप्टिक वेसिकल्स के टिश्यू ने BMP4 रिलीज करके लेंस प्लेकॉर्ड को इंड्यूस कराया कि वो क्या बनाए, वो बनाए SOX2। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इंड्यूसर लेंस प्लेकॉर्ड, ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर हो गया, लेंस प्लेकॉर्ड रिस्पॉन्डर हो गया। लेकिन लेंस प्लेकॉर्ड तभी रिस्पॉन्स करेगा इंड्यूसर के लिए जब उसके पास कॉम्पिटेंट फैक्टर PAX6 होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्पॉन्डर होता है, रिस्पॉन्डर के पास कॉम्पिटेंट फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे रिस्पॉन्डर कौन है, यहाँ पे रिस्पॉन्डर है लेंस प्लेकॉर्ड, और लेंस प्लेकॉर्ड के पास कॉम्पिटेंट फैक्टर कौन है, PAX6। तो अगर PAX6 नहीं होगा तो ऑप्टिक वेसिकल्स BMP4 को रिलीज
कर भी दिया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा लेंस प्लेकॉर्ड। जब रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है पैक6 किसमें, इसमें आपके लेंस प्लेकॉर्ड में। आफ्टर दिस लेंस प्लेकॉर्ड इंड्यूसेस ऑप्टिक वेसिकल्स, दिस काइंड ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इंडक्शन। अब आगे क्या होता है, पहले तो ये लेंस बनने के लिए होता है, फिर इसके बाद कप का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑप्टिक कप वगैरह बनता है। तो फिर आगे चल के क्या होता है, अभी तो ऑप्टिक वेसिकल्स ने लेंस प्लेकॉर्ड को इंड्यूस कराया, इंडक्शन कराया है। अब आगे चल के क्या करेगा, लेंस प्लेकॉर्ड ऑप्टिक वेसिकल्स को इंडक्शन देने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल इंडक्शन भी होता है। ऑप्टिक वेसिकल इन्वेजिनेट टू फॉर्म बाइलेयर स्ट्रक्चर, बाइलेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि अब इन्वेजिनेशन के थ्रू यहाँ पे देखिए ऑप्टिक वेसिकल्स है, ये आगे चल के ये लेंस प्लेकॉर्ड यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लिया। अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये लेंस प्लेकॉर्ड है, ठीक है, ये लेंस प्लेकॉर्ड इस तरह से अरेंज हो गया आगे के स्टेप में, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्टिक वेसिकल्स है ये इन्वेजिनेट होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये क्या बनाएगा, अब धीरे धीरे करके इन्वेजिनेट करके एक ये आउटर लेयर बन जाएगा, ये देखिए आउटर और एक इनर लेयर। तो ये एक आउटर लेयर बन गई और एक ये इनर लेयर बन गई, और विच फॉर्म्ड रेटिना, और जो आगे चल के रेटिना बनाने वाली है। आउटर लेयर में ऑप्टिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स मतलब कि वही जिसको हम लोग रेटिना बोलेंगे, क्योंकि रेटिना में ही तो क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, न्यूरल लेयर होती है, और एक पिगमेंटेड लेयर बनती है इनर लेयर। तो ऑप्टिक न्यूरॉन्स रेटिना बनता है और इसके बाद पिगमेंटेड लेयर इनर लेयर बनती है। कॉम्बिनेशन ऑफ पैक6 SOX2 SOX3 इन एक्टोडर्म इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ लेंस। तो किसी भी लेंस के प्रोडक्शन के लिए पैक6 SOX2 SOX3 का इंटरेक्शन जरूरी है। पैक6 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन SOX2 SOX3 भी होने चाहिए लेंस के बनाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे यही प्रोग्रेसिव इंटरेक्शन दिखाया गया है कि सपोज जो हम लोगों ने भी डायग्राम देखा है, ये डायग्राम हमने गिलबर्ट से लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वैसे ही कि क्या है कि लेंस प्लेकॉर्ड बना, लेंस प्लेकॉर्ड बनने के बाद तो लेंस प्लेकॉर्ड के पास क्या है, पैक6 फैक्टर है। ये क्या रिलीज करता है, BMP4 और FGF8, ये इंड्यूस करता है लेंस प्लेकॉर्ड को क्या बनाए, SOX2 बनाए, और इस तरीके से ये फिर एक अर्ली कप बनता है, फिर एक ये लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके बाद तो ये एक इंटरेक्शन है, क्योंकि दोनों टिश्यू एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडक्शन होता है। स्टार्टिंग का इंडक्शन क्या है, स्टार्टिंग का इंडक्शन ये है कि ऑप्टिकल वेसिकल एज ए इंड्यूसर काम करती है, और जो लेंस प्लेकॉर्ड है वो रिस्पॉन्डर काम करती है। लेंस प्लेकॉर्ड के पास कॉम्पिटेंट फैक्टर क्या है, पैक6, तभी लेंस का डिफरेंशिएशन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं चीज़ें, कि जैसे कि पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किस तरह से कहाँ पे अर्ली गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जब अर्ली गैस्ट्रुलेशन होता है तो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म बनेगी। प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, जब लेट गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूरल प्लेट बनेगी। एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बनती है, और फिर इसके बाद अर्ली न्यूरलेशन, मतलब कि जब नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड ये सब बनने लगता है, CNS वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप। प्रोस्पेक्टिव का मतलब प्रेजेंटिव, मीन्स कि फ्यूचर में बनने वाला है ना। तो ऑप्टिक कप बन गया, ऑप्टिक कप के बाद ऑप्टिक वेसिकल बन गई। ठीक, ऑप्टिक वेसिकल बनी और इसके बाद आगे चल के ये ऑप्टिक कप बना लेगा। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप था, यहाँ पे ऑप्टिक कप बन गया। कब बना, मिड टू लेट न्यूरल स्टेज में बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट ने किसको इंडक्शन कराया है, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को। ये एपिडर्मिस आगे चल के क्या बनाने वाली है, लेंस प्लेकॉर्ड, क्योंकि हेड एक्टोडर्म है ना, तो इसीलिए क्या है, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को इंडक्शन कहाँ से मिला, वेसिकल से मिलता है ना, ऑप्टिक वेसिकल से। तो ऑप्टिक प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट मीन्स की न्यूरल प्लेट जो आगे चल के ऑप्टिक वेसिकल बनाएगा, वहां से किसको इंडक्शन मिलता है, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को, या जिसको हेड एक्टोडर्म बोलेंगे, वो बनाएगा आगे चल के लेंस प्लेकॉर्ड। और इंडक्शन कहाँ से मिलता है, इंडक्शन मिलता है ऑप्टिक वेसिकल से। और इसके बाद फिर ये लेंस प्लेकॉर्ड या लेंस वेसिकल, लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक तरीके से डेवलपमेंट है। अब इसके बाद 1 बाई 1 जो हम लोगों ने देखा है, 3 स्टेप तक तो हमने देख लिया, उसके आगे हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे जैसे क्या है, एम्ब्रियोनिक का जब 9th डे होता है,
तो ऑप्टिक वेसिकल एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है सरफेस एक्टोडर्म की तरफ। सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाने वाला है? लेंस प्लेकॉर्ड। ऑप्टिक वेसिकल्स बनेगी। तो जब 9th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ का चलता है तो उस समय क्या होता है कि ऑप्टिक वेसिकल्स का एक्सटेंशन होता है हेड एक्टोडर्म की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टिक वेसिकल्स का ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड एक्टोडर्म की तरह ये शिफ्टिंग हो रही है। द लेंस प्लेकॉर्ड अपीयर लोकल थिकनिंग ऑफ सरफेस एक्टोडर्म नियर द ऑप्टिक वेसिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल्स के पास जहां भी होती है यहाँ पे थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। बाय द मिड ऑफ 9th डे द लेंस प्लेकॉर्ड हैज एनलार्ज एंड ऑप्टिक वेसिकल फॉर्म द ऑप्टिक कप। ऑप्टिक वेसिकल्स ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद फिर ये जो 1 2 3 लिखा है वही सेम चीजें हमने यहाँ पे 1 2 3 फॉर्म में लिख दी है। फिर बाई द मिडिल ऑफ 10th डे में क्या हो, सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस फॉर्मिंग एक्टोडर्म इन्वेजिनेट वाइल सेकेंड लेयर ऑफ रेटिना बिकम डिस्टिंग्विश, है ना। तो आउटर लेयर और इनर लेयर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसके बाद बाई द मिड ऑफ लेंस वेसिकल्स, ठीक है, लेंस वेसिकल्स यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना कि लेंस वेसिकल्स, तो लेंस वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए लेंस का वेसिकल स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। अगर आप अपने लेंस को देखें भी ध्यान से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद 13 डे पे क्या हो जाएगा, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है, एपिथेलियल बनती है, मीन्स कि बाहर की तरफ एक यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एपिथेलियल लाइक का स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्यूबिकल एपिथेलियल बोलते हैं। इलोंगेट टू पोस्टीरियर फाइबर, और यहाँ पे ये फाइबर लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है। द कॉर्निया डेवलप इन फ्रंट ऑफ लेंस, और कॉर्निया फिर इसके बाद आगे डेवलप हो जाता है यहाँ पे इसके फ्रंट में। ये आगे के प्रोसेस, हमने यहाँ तक तो इंडक्शन हो गया लेंस का, इसके बाद आगे क्या होता है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हैं। और फिर इस तरीके से यहाँ पे एक पूरा बन गया, एक विट्रस बॉडी बन जाएगी, लेंस एपिथेलियल बन गया, लेंस फाइबर बन गया, न्यूरल लेयर बन गई, रेटिना बन गया। तो सारा ही तो आई का जो आई बॉल है उसका सारा पार्ट यहाँ पे बन चुका है। ठीक, तो इस तरीके से ये आई का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोटीन की बात करें पैक-6, तो पैक-6 के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि पैक-6 के बिना लेंस का इंडक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि पैक-6 इज अ मास्टर रेगुलेटरी जीन फॉर लेंस इंडक्शन। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इंडिकेशन फॉर द आई इंडक्शन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैक-6 प्रोटीन इंपॉर्टेंट टू शोइंग एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट टू रिस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल से जो इंडक्शन मिलता है, जो कि ऑप्टिक वेसिकल क्या इंड्यूसर है, उससे किसको मिलता है, तो पैक-6 एक रिस्पॉन्डर की तरह, मतलब जो रिस्पॉन्डर टिश्यू है कौन, लेंस प्लेकॉर्ड, उसमें पैक-6 कॉम्पिटेंट फैक्टर की तरह काम करता है। अगर ये फैक्टर ना हो तो ऑप्टिक वेसिकल कुछ नहीं कर पाएगी। तो पैक-6 एक्सप्रेशन इन हेड एक्टोडर्म, हेड एक्टोडर्म अगर कभी कभी आपके क्वेश्चन में हो सकता है कहीं हेड एक्टोडर्म लिखा हो, कहीं सिर्फ एक्टोडर्म लिखा हो, कहीं सरफेस एक्टोडर्म लिखा हो, लेकिन आपको सबको समझना एक ही बात है, ठीक है। वो उसकी लैंग्वेज चेंज रहेगी। हेड एक्टोडर्म मतलब कि आपको पता है कि हेड में ही तो आई बनती है, तो हेड एक्टोडर्म लिखा हो, या एक्टोडर्म से आई बनती है तो इसलिए एक्टोडर्म भी कभी लिखा जाता है, कभी सरफेस एक्टोडर्म क्योंकि एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होती हैं तो इसलिए सरफेस एक्टोडर्म कहा जाता है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आपको यही समझना है कि ये प्रेजेंटिव मीन्स लेंस प्लेकॉर्ड बनाने वाला है। तो सो पैक-6 एक्सप्रेशन इन हेड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और सरफेस एक्टोडर्म। द पैक-6 एक्सप्रेस इन हेड एक्टोडर्म while कैन रिस्पॉन्ड टू ऑप्टिक वेसिकल बाय फॉर्मिंग लेंस। ठीक है, तो लेंस बनाने के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है किसके थ्रू, पैक-6 के थ्रू। द इंपॉर्टेंस ऑफ पैक-6 इज एन कॉम्पिटेंट फैक्टर प्रोटीन। ये क्या है, कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है, या इसको हम प्रोटीन कहते हैं, या वर्क कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। द पैक-6 इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल आई डेवलपमेंट। नोज, तो सिर्फ पैक-6 यहीं पे, क्योंकि देखिए जब हम न्यूरल ट्यूब में बता रहे थे जहाँ पे हेड था वहाँ पे नॉगिन है, पैक्स है, और भी कुछ प्रोटीन होती है, RX होती है, 6 होती है। तो ये सब जितने भी हमारे हेड में नोज बन रही है, आई बन रहे हैं, तो नोज में भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, पैक-6 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑल्सो इन्वॉल्व इन नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी पैक-6 का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे हेड में पाया जा रहा है पैक-6। लेकिन जब लेंस बनता है तो लेंस प्लेकॉर्ड में पैक-6 होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हेड में तो पैक-6 है, लेकिन लेंस प्लेकॉर्ड में पैक-6 का होना बहुत जरूरी है आई बनने के लिए।
फिर इसके बाद आगे फिर SOX2 एंड PAX6 एक्सप्रेसेस लेंस क्रिस्टलाइन जीन। लेंस क्रिस्टलाइन जीन जो आगे चल के क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाते हैं लेंस के फॉर्मेशन में। PAX6 विल हेल्प इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेंस एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रिस्टलाइन जीन सो दैट ऑप्टिक वेसिकल इज इंड्यूसर एंड PAX6 इज अ कॉम्पिटेंट फैक्टर। जो बातें बता चुके बस वही लिखी हुई है। नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेंस बाई ऑप्टिक वेसिकल कैन नॉट इंड्यूस एक्टोडर्म, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट फैक्टर। तो ऑप्टिक वेसिकल तब तक इंडक्शन नहीं कर सकती है एक्टोडर्म को जब तक कि उसके पास कॉम्पिटेंट फैक्टर PAX6 ना हो। ऑप्टिक वेसिकल रिमूव, नो लेंस इज इंड्यूस्ड। अगर ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर देंगे तो इंडक्शन देने वाला ही कोई नहीं है, तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। टिश्यू अदर देन ऑप्टिक वेसिकल्स इज इम्प्लांटेड, नो इंडक्शन अकर। अब ये चीज आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगी, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल टिश्यू कैन रिस्पॉन्ड टू सिग्नल बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है? ऑप्टिक वेसिकल्स है। ऑप्टिक वेसिकल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है हर टिश्यू को जो कि सिग्नल, मतलब अगर हेड एक्टोडर्म में बहुत सारा टिश्यू है और तो सभी टिश्यू को नहीं रिस्पॉन्ड किया जा सकता है इंड्यूसर के थ्रू। तो अगर इफ ऑप्टिक वेसिकल द प्रिजिम्टिव रेटिना, ऑप्टिक वेसिकल ने आगे चल के रेटिना बनाना है ना, तो जो ऑप्टिक वेसिकल जीनोपस का लिया गया is placed in an ectopic location of underneath the head ectoderm। अब हेड एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल्स को क्या किया गया कि ऑप्टिक वेसिकल्स को जहां रखा गया तो वहीं तो लेंस प्लेकॉर्ड की थिकनिंग हो रही थी, PAX6 बनने लगा था, क्योंकि लेंस प्लेकॉर्ड क्या रिलीज कर रहा था, ऑप्टिक वेसिकल क्या रिलीज कर रहा था, BMP4 और FGF8। तो कह रहे हैं कि अगर हम ऑप्टिक वेसिकल को उठा के कहाँ पे प्लेस कर दे, एक्टॉपिक मतलब किसी लोकेशन को चेंज कर देना, एक्टॉपिक लोकेशन पे रख दे, लेकिन कहाँ रखा गया, हेड एक्टोडर्म के ही नीचे रखा गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि लेंस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जहां ऑप्टिक वेसिकल्स होगा वहां पे क्या हो जाएगा कि लेंस प्लेकॉर्ड का इंडक्शन होगा और मतलब लेंस प्लेकॉर्ड बनना शुरू करेगा, और लेंस प्लेकॉर्ड जहां बनेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन हेड एक्टोडर्म ही होना चाहिए, क्योंकि हेड एक्टोडर्म होगा तभी वहां पे ये चीजें हो सकती, क्योंकि वहां ऑलरेडी PAX6 और क्या पाया जाता है और अदर नॉगिन वगैरह जीन पाए जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑप्टिक वेसिकल कैन डू सो बिकॉज इट इज एन इंड्यूसर। ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और अगर इंड्यूसर मींस सिग्नल देगा तो क्या हो जाएगा कि लेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे यही दिखाया गया कि अगर हम नॉर्मल इंडक्शन लेंस का कहा हो रहा है, ऑप्टिक वेसिकल्स ने इसको इंड्यूस किया। फिर इसके बाद ऑप्टिक वेसिकल कैन नॉट इंड्यूस एक्टोडर्म इज नॉट कॉम्पिटेंट। अगर कोई एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस केस में ऑप्टिक वेसिकल्स कुछ नहीं कर पाएगी। ऑप्टिक वेसिकल्स प्लेस्ड विनीथ द एक्टोडर्म इन द फ्लैंक और एब्डोमेन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, नो लेंस विल फॉर्म। अब क्या किया गया कि इसको यहाँ पे और एब्डोमेन रीजन में उठा के रख दिया गया जहां पे कॉम्पिटेंट फैक्टर है ही नहीं, तो क्या आंख बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या रहा है कि हेड एक्टोडर्म इज अ कॉम्पिटेंट, हेड एक्टोडर्म भी कॉम्पिटेंट है आई बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी PAX6 वगैरह पाए जाते, तभी वहां पे लेंस प्लेकॉर्ड, प्रोजेनाइटर सेल्स लेंस प्लेकॉर्ड बनाती हैं, ऑप्टिक वेसिकल्स बनता है। आप करें कि अगर ऑप्टिक वेसिकल्स को उठा के हम एब्डोमेन रीजन में रख दें तो वहां पे तो मीन्स की है ही नहीं फैक्टर, तो वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक, ऑप्टिक वेसिकल्स इज रिमूव्ड, अगर हम ऑप्टिक वेसिकल्स को रिमूव कर देंगे तो लेंस बनेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूसर ही नहीं है। टिश्यू अदर देन ऑप्टिक वेसिकल्स इज इम्प्लांटेड, नो इंडक्शन अकर। अगर हम यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल्स की जगह पे कोई दूसरा टिश्यू उठा के रख दें तो क्या आंख बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि इंड्यूसर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? BMP4 और ये FGF तो ऑप्टिक वेसिकल प्रोड्यूस करी, तो कोई और टिश्यू भी रखते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स की जगह पे तो भी लेंस का इंडक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि लेंस बनाने के लिए ऑप्टिक वेसिकल लेंस प्लेकॉर्ड की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आंख हमारे हेड में ही बनती है ना, कहीं और नहीं बन सकती है, क्योंकि हेड एक्टोडर्म हमारा क्या है, उसके पास ऑलरेडी नॉगिन्स, PAX6 ये सब फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से उसी फील्ड में आई फील्ड जनरेट हो सकता है। इसके बाद हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि कंडीशन 1 दी हुई है। कंडीशन 1 क्या है कि ऑप्टिक वेसिकल, अगर ऑप्टिक वेसिकल वाइल्ड टाइप है, मीन्स कि उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है,
लेकिन सरफेस एक्टोडर्म जो कि प्रिजम्पटिव लेंस प्लेकॉर्ड बनाने, जहां पे लेंस प्लेकॉर्ड बनता है, सरफेस एक्टोडर्म भी वाइल्ड टाइप है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लेंस तो बन जाएगा, दोनों वाइल्ड टाइप है। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 ये है कि ऑप्टिक वेसिकल्स PAX6 म्यूटेंट है, ऑप्टिक वेसिकल PAX6 म्यूटेंट है, सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप है। अब PAX6 म्यूटेंट, अगर ऑप्टिक वेसिकल PAX6 म्यूटेंट है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल्स तो इंड्यूसर की तरह काम कर रही थी, और इंड्यूसर के लिए उसके पास कौन से फैक्टर थे, FGF8 और BMP4। तो अब इसके पास अगर PAX6 हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये न्यूरल प्लेट से बना था, तो इसके पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सरफेस एक्टोडर्म के पास, जो कि एक रिस्पॉन्डर टिश्यू है, रिस्पॉन्डर टिश्यू के पास कॉम्पिटेंट फैक्टर होना चाहिए, तो उस पर फर्क पड़ सकता है। तो अगर ऑप्टिक वेसिकल PAX6 म्यूटेंट है लेकिन सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप है, तो लेंस बन जाएगा, क्योंकि PAX6 इंपॉर्टेंट किसके लिए है, PAX6 क्रूशियल है सरफेस एक्टोडर्म के लिए, तो लेंस बन जाएगा। कंडीशन 3 क्या है, इफ ऑप्टिक वेसिकल वाइल्ड टाइप, सरफेस एक्टोडर्म PAX6 म्यूटेंट, तो लेंस नहीं बनेगा, क्योंकि PAX6 किसके लिए कॉम्पिटेंट फैक्टर है, सरफेस एक्टोडर्म के लिए, जो कि लेंस प्लेकॉर्ड में PAX6 होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सरफेस एक्टोडर्म में PAX6 का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ऑप्टिक वेसिकल अगर वाइल्ड टाइप है भी और PAX6 म्यूटेंट है सरफेस एक्टोडर्म, तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ऑप्टिक वेसिकल PAX6 म्यूटेंट, ऑप्टिक वेसिकल PAX6 म्यूटेंट है, सरफेस एक्टोडर्म भी PAX6 म्यूटेंट है, तो भी लेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म PAX6 म्यूटेंट हो गया। अगर सपोज ये म्यूटेंट होता तो बन जाता, अगर ये वाइल्ड टाइप जैसे कि ये वाली कंडीशन थी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेड एक्टोडर्म फ्रॉम PAX6 म्यूटेंट, हेड एक्टोडर्म फ्रॉम PAX6 म्यूटेंट वाइल्ड टाइप ऑप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, वही सेम चीज है कि अगर PAX6 को म्यूटेट कर दिया जाए हेड एक्टोडर्म में और वाइल्ड टाइप ऑप्टिक वेसिकल्स है, तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। PAX6 म्यूटेंट प्लस हेड एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप, रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे होमोजाइगस PAX6 म्यूटेंट, फेल्योर ऑफ लेंस फॉर्मेशन। अगर म्यूटेशन होमोजाइगस हो जाए, होमोजाइगस का मतलब कि सपोज कि कोई एलील हैं जो कि PAX6 बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब होमोजाइगस का मतलब कि दोनों के दोनों एलील म्यूटेंट हो गए, तो अब PAX6 बनेगा ही नहीं। जब PAX6 नहीं बनेगा तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेंस का इंडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर्स सीक्वेंशियल इवेंट whereby the anterior neural plate signal, anterior neural plate signal, the anterior ectoderm, neural plate signal मतलब जो ऑप्टिक वेसिकल बनाएगी वो किसको सिग्नल देखती है, एंटीरियर एक्टोडर्म को, टू प्रमोट सिक्रीशन ऑफ PAX6, PAX6 का सिक्रीशन हो, which render the anterior ectoderm more receptive to secretion of optic vesicle। अब क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो एंटीरियर एक्टोडर्म ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है कि ऑप्टिक वेसिकल्स से जो सिक्रीशन हो रहा है, मतलब BMP4 और इसका FGF8 का। द एबव कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉम्पिटेंट और इंडक्शन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही आई का इंडक्शन है। क्वेश्चन है, द फंक्शनलिटी ऑफ PAX6 जीन इन फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक एंड नेजल स्ट्रक्चर मे बी एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग। PAX6 का यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते वही दिया गया। द PAX6 मेक ऑप्टिक वेसिकल कॉम्पिटेंट, पहले ही गलत हो गया है। ठीक है, PAX6 ऑप्टिक वेसिकल्स को कॉम्पिटेंट नहीं बनाता है, वो किसको बनाता है, वो बनाता है लेंस प्लेकॉर्ड को। द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म नेजल और ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PAX6। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म नेजल और ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PAX6। तो लेंस प्लेकॉर्ड से लेंस का फॉर्मेशन, सी में क्या है, द PAX6 रेंडर द हेड एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट टू रिसीव द सिग्नल ऑफ ऑप्टिक वेसिकल्स। PAX6 क्या करता है, चेंजेस करता है हेड एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कि वो सिग्नल रिसीव कर पाए ऑप्टिक वेसिकल्स से। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल्स द हेड एक्टोडर्म में ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाई
BMP4, FGF8. सो PAX6 इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर लेंस फॉर्मेशन। लेंस फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि PAX6 हो तो काम हो जाएगा, PAX6 के साथ साथ SOX2 और SOX3 भी होने चाहिए। और SOX2 SOX3 किससे रिलीज हुए थे? BMP4 और FGF8 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? C एंड D। ठीक है। ड्यूरिंग द लेंस फॉर्मेशन इन जीनोपस द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज्ड। क्या क्या प्रपोज किया गया है? द लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमिंग द हेड एक्टोडर्म बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम उसको प्राइमिंग कर दें, पहले से कुछ ऐसे फैक्टर्स डाल दें और बिना ऑप्टिक वेसिकल्स के मीन्स बन जाए लेंस। तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द प्रेजेंटिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म लेंस। ऑप्टिक वेसिकल क्या ट्रंक में, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि एब्डोमेन में रख दिया गया, तो क्या एब्डोमेन में रखने पे क्या बन गया? ऑप्टिक वेसिकल्स ने बना दिया? नहीं बनाया ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। तो क्या द ऑप्टिक वेसिकल्स कैन इंड्यूस द प्रेजेंटिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म लेंस? तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओनली द हेड एक्टोडर्म कैन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल्स फॉर्म द लेंस। ठीक, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा सी। और द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम द हेड एक्टोडर्म वाया BMP4 एंड FGF8 प्रायर टू सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं? BMP4 और FGF8। ये दोनों ये क्या करते हैं? ये एंटीरियर प्लेट को, हेड एक्टोडर्म को क्या करते हैं? प्राइम करते हैं। कैसे प्राइम करते हैं? कि वो आगे चल के PAX6 बना के वो कॉम्पिटेंट फैक्टर उसके पास आ जाए और फिर वो मीन्स की जो रिस्पॉन्डर की तरह काम कर पाए टिश्यू। तो एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम द हेड एक्टोडर्म। कैसे प्राइम करता है एंटीरियर न्यूरल? PAX6 के थ्रू। हेड एक्टोडर्म वाया BMP4 और FGF8 प्रायर टू सिग्नल फॉर्म द ऑप्टिक वेसिकल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C एंड D।